नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य पर बात करने वाले हैं, मगध। जी हाँ, मगध। इसका नाम सुनते ही एक गौरवशाली इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल। हमारे पास मगध साम्राज्य भारत का गौरवशाली अतीत नाम का एक स्रोत है, जिससे हम आज कुछ अहम जानकारी लेंगे। और कोशिश करेंगे ये समझने की कि मगध ने भारत के इतिहास, संस्कृति और राजनीति को कैसे दिशा दी। हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जो सिर्फ बड़े साम्राज्यों का गढ़ ही नहीं बना, बल्कि यहाँ से बौद्ध और जैन जैसे विश्वव्यापी विचार भी निकले। सही कहा। तो शुरुआत कहाँ से करें, इसके भूगोल से? हाँ, वहीं से करते हैं। ये आज का जो दक्षिणी बिहार है, ज्यादातर वही इलाका था, है ना? कुछ हिस्से शायद झारखंड और पूर्वी यूपी के भी। बिल्कुल। और गंगा, सोन, चंपा जैसी नदियां और विंध्य की पहाड़ियां, ये सब इसे घेरे हुए थे। ये तो प्राकृतिक किलेबंदी जैसी हो गई। हाँ, एक तरह से। और नदियों के वजह से जमीन बहुत उपजाऊ थी, खेती के लिए बेहतरीन, जो किसी भी बड़ी शक्ति के लिए मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। और राजधानियां, वो तो बदलती रहीं शायद। जी, पहले राजगृह थी, जिसे आज राजगीर कहते हैं। बाद में पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना, जो ज्यादा रणनीतिक जगह पर था। ठीक है, अब आते हैं राजवंशों पर। सबसे पहले हर्यंक वंश, सही? बिंबिसार। हाँ, बिंबिसार। उन्होंने शादियों और जीतों दोनों तरीकों से साम्राज्य को बढ़ाया। बुद्ध के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते थे, ये बात काफी दिलचस्प है। जी, उस जमाने में ये एक आम रणनीति थी। विवाह संबंध ताकत बढ़ाने और सहयोगी बनाने का एक तरीका थे। लेकिन उनके बेटे अजातशत्रु, वो तो काफी आक्रामक थे। कोसल, वृज्जी, काशी सब पर कब्जा कर लिया। हाँ, अजातशत्रु ने पिता की नीति से हटकर विस्तार पर ज्यादा जोर दिया, मगध को और शक्तिशाली बनाया। फिर आया शिशुनाग वंश। इन्होंने राजधानी को वैशाली और फिर वापस पाटलिपुत्र लाने का काम किया। जी हाँ, और उनकी एक बड़ी कामयाबी थी अवंती को हराना। अच्छा, इसका क्या खास महत्व था? देखिए, अवंती पश्चिम भारत में एक बड़ी शक्ति थी। उसे हराने से पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच की जो एक पुरानी मतलब प्रतिद्वंद्वता थी, वो खत्म हुई। मगध का प्रभाव अब मध्य भारत तक फैल गया। समझ गया। इसके बाद नंदवंश, महापद्मनंद। इनके बारे में तो बस यही सुनते हैं, विशाल सेना और बहुत सारा पैसा। हाँ, बिल्कुल। नंदों ने सही मायने में शायद भारत का पहला विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य खड़ा किया। पंजाब तक उनका राज था। उनकी सेना और उनका प्रशासन वो उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे थे। लेकिन फिर उनका पतन भी हुआ। अंतिम शासक धनानंद। हाँ, धनानंद। कहा जाता है कि वो अलोकप्रिय थे और शायद उनकी यही अकूत संपत्ति और ताकत उनके खिलाफ गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उन्हें हरा दिया। और यहीं से मौर्यकाल का सुनहरा अध्याय शुरू होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके अद्भुत सलाहकार चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। वो शासन चलाने, कूटनीति, जासूसी, अर्थव्यवस्था, इन सब पर एक असाधारण ग्रंथ है। मौर्यों ने नंदों की नींव पर एक और भी मजबूत और व्यवस्थित साम्राज्य बनाया। और मौर्यों में भी सम्राट अशोक का नाम तो सबसे ऊपर आता है। कलिंग युद्ध के बाद उनका वो हृदय परिवर्तन और फिर बौद्ध धर्म अपनाना, वो इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। शायद पहली बार किसी इतने बड़े सम्राट ने अपनी पूरी ताकत, अपनी प्रशासनिक मशीनरी एक शांति के विचार को मतलब बौद्ध धर्म को फैलाने में लगा दी। उनके वो शिलालेख जो पूरे साम्राज्य में मिलते हैं। हाँ, वो सिर्फ राजा के आदेश नहीं है, वो नैतिक उपदेश हैं। उन्होंने धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया भेजा। इससे बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बना। उन्होंने सड़कें बनवाई, अस्पताल खुलवाए, लोक कल्याण पर बहुत जोर दिया। वाकई अद्भुत। लेकिन अशोक के बाद क्या हुआ? इतना महान साम्राज्य वो कैसे कमजोर पड़ा? अशोक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा। शायद इतना बड़ा साम्राज्य संभालना मुश्किल हो गया था, उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं रहे, और फिर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा को मार दिया। और शुंग वंश की स्थापना की। जी, शुंग वंश ने ब्राह्मणवाद को फिर से बढ़ावा देने की कोशिश की, और इसी दौर में बौद्ध धर्म को जो राजकीय संरक्षण मिल रहा था वो कम होने लगा। तो मगध की शक्ति सिर्फ तलवार के दम पर नहीं थी, धर्म और संस्कृति का भी बड़ा हाथ था। निश्चित रूप से। मगध तो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का गढ़ था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यहीं बिताया, बहुत से उपदेश यहीं दिए।
पहली बौद्ध संगीति भी राजगृह में हुई। और नालंदा विश्वविद्यालय भी तो बाद में इसी क्षेत्र में फला फूला। बिल्कुल, ये विचारों के आदान प्रदान, दार्शनिक बहसों और नई सोच का केंद्र था। और आर्थिक तौर पर पाटलिपुत्र शहर के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। पाटलिपुत्र एक बहुत ही परिकल्पित मतलब वेल प्लान्ड शहर था। लकड़ी की मजबूत चार दीवारी थी, बड़े बड़े अन्न भंडार थे, सड़कें, नहरें। इसकी समृद्धि के पीछे क्या कारण थे? एक तो जैसा हमने कहा गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन, दूसरा ये महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था, और तीसरा एक बहुत ही कुशल टैक्स सिस्टम था जिसका जिक्र अर्थशास्त्र में भी है। ये सब मिलकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाते थे। तो फिर पतन क्यों हुआ? मौर्यों के बाद ऐसा क्या बदला? देखिए, अशोक के बाद वो मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं रही। शुंग और उनके बाद के शासकों के समय में क्षेत्रीय ताकतें ज्यादा हावी होने लगीं। अंदरूनी झगड़े, शायद कुछ बाहरी हमले भी हुए हों, और प्रशासन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। और अंततः ये गुप्त साम्राज्य में मिल गया। हाँ, धीरे धीरे मगध का जो एक अलग और प्रमुख अस्तित्व था वो खत्म हो गया और ये इलाका गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो अगर हम सार देखें तो मगध सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन भारत की राजनीतिक सोच, शासन के तरीके और हाँ, धार्मिक क्रांतियों का भी केंद्र था। चाणक्य जैसे विचारक यहीं से निकले, अशोक जैसे शासक यहीं हुए। और इसकी जो विरासत थी वो आगे भी चलती रही। हाँ, जरूर। शासन और प्रशासन के जो सिद्धांत यहाँ विकसित हुए, खासकर मौर्य काल में, उनका असर बाद के साम्राज्यों जैसे गुप्त और हर्ष के साम्राज्य पर भी दिखता है। एक केंद्रीकृत शासन, एक कुशल नौकरशाही, ये सब मगध की देन है। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। मगध ने केंद्रीकृत शासन और कुशल प्रशासन के जो सिद्धांत स्थापित किए, क्या उनका असर किसी न किसी रूप में आज की जो हमारी शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें भी झलकता है? इस पर विचार किया जा सकता है।